मोदी जी की जो मीटिंग हुई, जहां मोदी जी ने विज़िट किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कॉन्फ्रेंस है जिसका हम हिस्सा हैं और ये एक कॉन्क्लेव है, एक बोल सकते हैं एक परिषद होती है जो खासकर रशिया, चाइना और दो तीन अन्य सेंट्रल एशियन जिसे मध्य एशियाई देश कहते हैं, उन्होंने ये इसकी स्थापना की थी। मोदी जी वहाँ गए थे और सब लोग पूछ रहे हैं कि एससीओ में क्या हुआ, एससीओ में क्या हुआ। इस बार ये बैठक हुई तियानजिन, एक चीनी शहर है जो किनारे पे है लेकिन शंघाई से काफ़ी ऊपर है। तो वहाँ पर ये जो बैठक हुई, मोदी जी ने उसमें शिरकत की है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली हम पहले जापान से मिले। जब मोदी जी जापान गए, वहाँ जापान के साथ हमने द्विपक्षीय समझौते पे, कई सारे समझौते पे दस्तखत किए। और चूँकि हम जानते हैं कि जापान हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, बुलेट ट्रेन वो बना रहा है और अगली बुलेट ट्रेन भी जापान ही बनाएगा भारत में। तो जो अगली बुलेट ट्रेन का जो प्रस्ताव है कि हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और फिर अमरावती होते हुए, अमरावती आंध्रा का, अमरावती होते हुए वापस हैदराबाद, तो इन सब के लिए जापान हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और हम और जापान दोनों भी एक ख़ास किस्म के रिश्ते पे है। क्योंकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने जापान से बड़ी डील की थी और जापान ने ही सबसे ज़्यादा उनको पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उस वक्त। तो हम दिखाने के लिए कि ये ऐसा नहीं है कि हम अभी अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तो हम सीधे चाइना के कदमों में गिर गए, वैसा नहीं है। हमारी अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और ये दिखाने के लिए, और ये है भी, तो वो बताने के लिए दुनिया को हम पहले जापान गए और जापान से मोदी जी चाइना गए। और सब पूछ रहे कि भाई एससीओ में ऐसा क्या हुआ, एससीओ में ऐसा क्या हुआ। तो सच बोलो तो कुछ नहीं हुआ, कोई ख़ास बात नहीं हुई। चीन ने और भारत ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट दिया कि हम दोनों को एक दूसरे के रिश्ते को किसी तीसरे देश की नज़र से देखना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भारत चीन के साथ अपनी दोस्ती थोड़ी बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करेगा, जबकि चीन पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रहा है। और चीन भी भारत को पूरा समर्थन देगा, क्योंकि भारत पिछले कई सालों से अमेरिका से दोस्ती कर रहा है। और तो अमेरिका और चीन में बनती नहीं आजकल, पहले तो बहुत अच्छी बनती थी और चीन का सारा पैसा अमेरिका के एक्सपोर्ट से ही आया है, आज भी आता है। लेकिन ये हमने एक नया स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे लगता है कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान को मदद करता है, जो ये कहता है कि ये जीतने के बाद, यहाँ आने के बाद कौन सी हीरोइन, कौन सा मिलिट्री जनरल रख लेगा, तो उस टाइप के देश के साथ जो देश दोस्ती करता है तो फिर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें कागजी कार्रवाई के बराबर है। तो एससीओ में कुछ खास हुआ नहीं। और हाँ, ये हुआ कि पुतिन जी ने मोदी जी को अपने कार में बिठाया और दोनों ने कुछ 10-15 मिनट या कुछ कहते हैं 45 मिनट कुछ बात की। तो क्या बताया होगा, तो यही बताया होगा पुतिन ने कि अपने हथियार कुछ भारत को बेचने की पेशकश की होगी और उसके बदले में वो डॉलर मांगे होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि रशिया भारत से कोई रुपये में ट्रेड नहीं करता, वो डॉलर में ही करता है। और हम जो तेल ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली उसको डॉलर जाते हैं और डॉलर का इस्तेमाल करके वो या तो अपने रिसर्च में उसको लगाता है या फिर बाहर से खरीदता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया अपने ड्रोन आजकल ईरान से खरीदता है। मतलब रशियन क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो ड्रोन बना रहे हैं तो अपने बना नहीं रहे और ईरान से ले रहे हैं ड्रोन। तो ये शायद तुर्की से भी लेते होंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो पुतिन ने क्या बताया होगा मोदी जी को अपने कार में, तो यही बताया होगा कि चीन ऐसे ऐसे वेपन बना रहे हैं भाई, ये उसके ये लेवल के आ रहे हैं, वो फाइटर जेट 7th जनरेशन आ रहे हैं और HQ-19 की जगह भी HQ-29 और HQ-49 और HQ-39 इस तरह से कुछ आएंगे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चीन के नाम है। तो आपको भी कुछ अलग चाहिए, आपको भी S-400 आपने लिया तो आपको S-500 और फिर आगे वाले वर्जन आपको मैं दे सकता हूँ, कुछ कम रेट पे भी दे सकता हूँ, जो कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी दे सकता हूँ। लेकिन आप है कि हमें थोड़े उसके पैसे ज़्यादा दे दो। अभी ऑयल बेचने में रशिया को कोई मतलब नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रशिया इतना नहीं सोच रहा है, ऑयल बेच के उसको ब्रेक इवन हो रहा है, बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो रशिया अभी भारत से चाहता है कि भारत उसके हथियार फिर से पहले जैसे खरीदे। तो ये एससीओ में इतना ही कुछ हुआ। और उस वक्त भारत में भी बहुत कुछ हो रहा था। मोदी जी को किसी ने गाली दी और कांग्रेस के इससे व्यासपीठ से, और वो चल रहा था कि इसका कोई मुद्दा बनेगा क्या। बिहार इलेक्शन जैसा कि मुझे लगता है कि फंस गया है
और जैसे मोदी जी को उम्मीद थी कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया और हम स्वाभिमान की बात करेंगे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। तिरुपुर में जो जॉब कटौती होगी वो लोग ज़रूर मोदी जी पे नाराज़ रहेंगे, क्योंकि कुछ तो मिसमैनेज हुआ, ऐसी सबकी उधर के लोगों की भावना रहेगी। तो बिहार इलेक्शन के लिए अब क्या होता है क्या, क्योंकि ये सरकार देखिए इवेंट मैनेजमेंट करती है। अभी भी सरकार ने जो जीएसटी कट किए वो हो सकता था कि आज से लागू हो जाते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर 15 अगस्त को जो बोला गया था तो 1 सितंबर से आ जाते हैं। लेकिन जीएसटी कट जो होंगे लागू 22 सितंबर से होंगे। हो सकता है इसमें अभी कुछ कार्रवाई हो, ये हो वो हो, सब मान लिया, लेकिन जब आपको करने थे तो आप 1 सितंबर से कर सकते थे। 15 दिन तो गवर्नमेंट के पास तब भी थे। लेकिन डिस्कशन हुआ 3-4 सितंबर को, और फिर शिक्षक दिन आ गया, और फिर अभी ईद की छुट्टी, गणेश विसर्जन की छुट्टी, और फिर श्राद्ध पक्ष है। वैसे भी कोई परचेस नहीं होता। अगर अच्छा होता कि श्राद्ध पक्ष के दिन से पहले ही जीएसटी कट हो जाते तो हम सबको फ़ायदा होता, दुकानदारों को फ़ायदा होता, इकोनॉमी को होता, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कोई कुछ खास खरीदता नहीं है। लेकिन छोटी मोटी खरीदारी तो हो जाती, छोटी मोटी तो हो जाती, और बाकी लोग प्लानिंग कर लेते कि क्या खरीदना है क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मोदी जी चाह रहे हैं कि हम खुद को जो पोस्चरिंग कर रहे हैं बहुत स्ट्रांग होने का, ठीक है हमको करना चाहिए, लेकिन टैरिफ हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, इसका कुछ मिक्स एंड मैच बराबर नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के पता नहीं उनको किसने एडवाइज़र बनाया, पीटर नवारो काउंसिलर जो है टैरिफ मामले में, तो ट्रंप उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रशिया से ऑयल खरीद के। जो मतलब पता नहीं इसको किसने बनाया, वहाँ बिठाया, उस टाइप का हो। ट्रंप जी ने सिर पे हाथ मार लिया और 2 दिन में उनका बयान आ गया कि हमारी पॉलिसी के चलते रूस और इंडिया चाइना के पाले में जाके बैठ गए। अभी बात यह है कि चाइना के साथ ही अमेरिका की इस वक्त दोस्ती है, भारत से तो उसने मुंह मोड़ लिया, और रशिया के साथ तो सीधे उनकी बात तो पुतिन मान नहीं रहा है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें इस लेवल पे अटक गई है कि अब क्या करे क्या नहीं। बट एससीओ से ये हुआ कि भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दिखा दी, ये भारत का एक सक्सेसफुल था। दूसरी एससीओ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि चाइना ने अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है, जो कि बात है $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, $35 बिलियन उनके लग चुके हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो रास्ता अभी पूरा बना नहीं है, कुछ ब्रिज बाकी है, कुछ है नहीं है, जो भी है। तो चाइना उतना ही पूरा करेगा, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। चाइना ने ये बहुत बड़ी बात कर दी, और शहबाज शरीफ वहाँ थे, वसीम मुनीर वहाँ था, उनका फील्ड मार्शल, और उसके उस टाइम पे ही ये बोल दिया कि भाई अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो भारत के लिए कह सकते हैं जीत है, बड़ी जीत है कि हमने चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों में एक दरार सी ला तो दी है कुछ हद तक, बट दोनों भी टेढ़ी पूंछ वाले कुत्ते हैं, फिर एक साथ आ जाएंगे। अब लेकिन तब तक चलो कुछ देर तक तो हम पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बनाने में कामयाब हुए, और वो रहते हुए हम क्या कामयाब हुए। तो एससीओ में क्या हुआ कि एससीओ में ये हुआ कि चाइना और इंडिया का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि हमने जापान के साथ हमारी दोस्ती एससीओ से पहले प्रगाढ़ करके बता दिया कि आज भी हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। और तीसरी बात ये हुई कि चाइना ने कह दिया कि अब पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो ठीक है, ये एससीओ की बॉटम लाइन हम मान सकते हैं। आगे भी वीडियो लेके आऊँगा कि ट्रंप और टैरिफ और इसके बारे में, आप उसे इस चैनल को देखिए, जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।